क्या है कि 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे 2, बट वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिए गए थे। तो फिर रूल एंड रेगुलेशन कहां से आए? रूल एंड रेगुलेशन आए कंपनीज एक्ट 1956 से। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमने 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया तो मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। सडनली हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी रन कर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को एनहेंस किया जाए, बड़ा किया जाए, कंपनी के फॉर्म में बदला जाए। बट कंपनी के फॉर्म में बदलने के लिए हम लोगों को लॉ चाहिए था, बिकॉज आपने अगर 11th में पढ़ा हो तो जर्नल के रूल करते समय हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें 1 था पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट की एक कैटेगरी थी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब who act like a real person but doesn't have the physical existence. They are the corporate legal bodies, मतलब उनको कानूनी तौर पर बनाया गया था। बट इंडिया तो 1947 तक फ्री नहीं हुआ था, तो कानून आने की तो बात ही नहीं थी। डेट्स वाई 1932 से लेकर 47 तक हम लोग बिना किसी टेंशन के मिनिमम 2 और मैक्सिमम लो लिमिट के बेसिस पर वर्क करते चले गए। आफ्टर 1947 जब हम फ्री हुए तो 1950 26 जनवरी को हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हम रिपब्लिकन हुए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिसर्च की, उन रिसर्च के बाद 1956 में एक कंपनीज एक्ट बना, विच इज नोन एज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जिसमें समझाया गया देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन इज प्राइवेट एंड अदर इज पब्लिक, विच इज नोन एज गवर्नमेंट 2। प्राइवेट फर्म के अंदर में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50, मिनिमम 2 and maximum 50. On the other hand side, in the public sector or of government companies, there is a minimum person 7 or there is a minimum member of 7, but there is no limit for the maximization of members in a government or public company. So जब हमने प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 किया, तो हम लोगों को पार्टनरशिप के नंबर्स भी रिस्ट्रिक्टेड करने पड़े, बिकॉज अगर पार्टनरशिप में भी नंबर्स इसी तरीके से इंक्रीज होते चले जाते एंड अगर वो 50 को भी क्रॉस कर लेते, सो हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कंपनी। दैट्स वाई हम लोगों को 1956 में ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 इन अ पार्टनरशिप फर्म वुड बी 20 and for the private firm should be 50. वही consequences आज 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में आए, जब अमेंडमेंट आया, कंपनी में चेंज आए। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्ट दोबारा पास नहीं होता, उस एक्ट के अंदर के रूल्स बदले जाते हैं, जिनको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अमेंडमेंट आया, जिसमें कहा गया that in a partnership firm now we have a maximum numbers of members would be 200 instead of 50। वहां पर हम 200 मेंबर्स रखेंगे 50 की जगह पर, यानी कि अब 50 लोग नहीं होंगे, अब 200 लोग हो सकते हैं। जब प्राइवेट फर्म के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स बदल सकते हैं, सो फर्म में क्यों नहीं? यही डिसीजन लिया गया फर्म के लिए। तो उस दिन से डिसाइड किया गया कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में 50 हो सकते हैं। अब यहां बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50 और 100। उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, वो समझ लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 read with the company's miscellaneous rules 2014 has restricted the companies the total number of partners and members in case of any partnership having object of acquisition of gain given to 50. If the number exceed 50, itself have to get itself registered as a company. मतलब इन्होंने बताया कि सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कंपनीज 2014 एक्ट रूल अमेंडमेंट 10 के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि किसी भी इंडियन फर्म के अंदर में 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स हुए तो उस फर्म को पार्टनरशिप फर्म नहीं कहा जाएगा, उस फर्म को 50% क्रॉस होते ही इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसको डिसऑन कर दिया जाएगा।
बट स्टिल अगर वो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दे हैव टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनीज। दैट्स व्हाई दे हैव टू रजिस्टर देयर पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनीज, एंड जहां पर उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स 200 हो जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको और क्लियर करने के लिए यहां पर आते हैं, चेक करिए इस पॉइंट को। मैक्सिमम नंबर 50 और 100 अकॉर्डिंग टू द रूल। फर्स्ट, एन unincorporated company partnership consisting of large number of person has been declared illegal. Rule 10 of the company's miscellaneous rule 2014 prescribed 50% in the regard. ध्यान से समझें इस पॉइंट को कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि कोई भी unincorporated कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जो किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर में पास ना हुई हो, बनाई ना गई हो, वो कंसिस्ट करेगी लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स, ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे तो उसको इलीगल कर दिया जाएगा, जो रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलेनियस 2014 कहता है, और प्रेस्क्राइब किया गया 50 तक। तो मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में ये डिक्लेरेशन दी गई थी कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर 100 से ज्यादा या मैक्सिमम मेंबर्स 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। बट इसकी लिमिटेशन के लिए, इसके रूल, इसके क्राइटेरिया को सेट करने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर, ये डिसाइड कर सकती है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कितने मैक्सिमम पर्सन या पार्टनर्स या मेंबर्स होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट 2014 मिसलेनियस रूल 10 का यूज करते हुए ये क्लियर कर दिया कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी फर्म के 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 50 मेंबर से ज़्यादा किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हुए तो उसको तुरंत इनवैलिड कर दिया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस रखा जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये तक का पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा आप करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट कराना होगा अगर आप चाहते हैं तो। और अगर जैसे ही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स 200 हो जाएंगे। ये था रूल के अकॉर्डिंग। अब एक्ट क्या कहता है 2013 का? एक्ट में मैंने आपको समझाया था, एक्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करने के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी एक्सीड 100। ये एक्ट कहता है। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि द मेंबर्स डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, by virtue of section 464 of the Companies Act 2013, no association or no partnership consists of more than 100 member of the person। मिल गया आप लोगों को? as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business। तो जो हमें गूगल पर मिल रहा है, जो आपके स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, वो अकॉर्डिंग टू दी एक्ट है। अकॉर्डिंग टू दी एक्ट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 100। बट अकॉर्डिंग टू दी रूल जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो प्रैक्टिकल में आता है, दैट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट इन अ पार्टनरशिप फर्म और इन पार्टनरशिप फर्म 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने आपके लिए दूर करने की कोशिश की। देन इस डेफिनेशन के बिहाफ पर सेकंड फीचर को देखें। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन वे अग्रीड। अग्रीड वर्ड से बनता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट मैंने आपको अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाने की कोशिश की थी। सो अग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप come into force or came into force by an agreement either written or oral. The agreement forms basic of the mutual rights and the duties of the partnership। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट एक तरीके का म्यूचुअल कंसेंट है जो ओरल या रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, जिसमें पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज लिखे हो सकते हैं। द राइट एग्रीमेंट्स नोन एज पार्टनरशिप डीड, और जो ओरल होता है उसका कोई नाम नहीं होता। 1932 तक या 1932 के बाद तक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं था, इसलिए रिटेन कंटेंट नहीं होते थे। बट 2013 के बाद से रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी हो गया, इसलिए रिटेन कंटेंट पार्टनरशिप डीड को रखना जरूरी हो चुका है। देन अगेन थर्ड फीचर पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म और बिजनेस। इट मींस थर्ड पॉइंट बन सकता है हमारा लीगल और लॉफुल बिजनेस।
सो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए है, वो भी लॉफुल। हाँ देखिए, क्रिकेट में भी हम पार्टनरशिप करते हैं, शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं इंडिया के लिए, लेकिन वो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो इंडियन क्रिकेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। सो लॉफुल बिजनेस मीन्स पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच बिजनेस मे बी लीगल, सो मस्ट बी लीगल, सॉरी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, लॉफुल बिजनेस का मतलब है जब कोई दो व्यक्ति या दो पर्सन या दो फर्म आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। और वो जिस बिजनेस के अंदर में है उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना चाहिए बाय द लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बिजनेसमैन साथ आए, उनका मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना था, लेकिन प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? कार को चुरा कर। तो कार को चुराना कोई लीगल बिजनेस नहीं है, वो लीगल फॉर्म है। That's why it is very important to have a legal business or lawful business where a profit or loss can be shared. याद रखिएगा। यहाँ पर मुझसे पूछा गया था, what do you mean by amalgamation of a two firm? So basically, amalgamation of a firm is a kind of process where two or more than two firms are comes together to eliminate the competition into the market and doing a business together with a similar nature of business. मतलब दो फर्म जिनका सिमिलर नेचर होता है वो एक साथ आकर काम करती हैं, उसको अमालगमेशन कहा जाता है। अमालगमेशन के अंदर में दोनों फर्म एग्जिस्ट रहती हैं, दोनों फर्म एक साथ मिलकर काम करती हैं, किसी भी एक फर्म को पावर नहीं दी जाती कंट्रोल करने की, लेकिन जब दो कमजोर फर्म आपस में, वीक फर्म आपस में कंबाइन करती है, मर्ज होती हैं, तो उनको किसी तीसरी फर्म या पावर जो ऑलरेडी सोसाइटी में, मार्केट में पावर है, स्ट्रेंथेंड है, उससे लड़ने के लिए थोड़ी सी पावर मिलती है। जैसे हमारे लिए जियो एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार हुआ, सो वोडाफोन और आइडिया दोनों ने अपना कुछ पार्ट को मर्ज किया, अमालगमेट किया, क्योंकि उन दोनों का सिमिलर नेचर था। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अमालगमेशन। और उससे ज्यादा पढ़ना हो तो आपको उनको टैक्स करना होगा। And fourth, sharing of profit and losses. The agreement amongst the partners must be share profit and loss of the business. It is not essential that all the partners must have share losses. Also, there may be a provision indeed that a particular will have the share in profit only, not in a loss. तो याद रखिएगा, we are studying about the partnership, not the sole proprietorship. There, where is a one person who has a right to take entire profit is known, but here in a partnership firm, there is a maximum person who wants to share the profit which is earned by the firm. यानी कि फर्म के अंदर में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया गया है वो सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट याद रखिएगा, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं लेते, कुछ पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर बनाया जाता है। दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली, नॉट इन लॉस। वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस किसी एक के थ्रू भी किया जा सकता है या सभी के थ्रू मर्ज करके भी किया जा सकता है। सो पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। As an agent, partners represent others' partners and thereby binds them through his act. As a principal, he is bound by the act of the other partners. मतलब जब हम एजेंट होते हैं और कहीं फर्म के लिए काम करने जाते हैं तो हम एजेंट के फॉर्म में बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एक एजेंट का किया गया कोई भी वर्क, कोई भी एक्ट बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर लेता है। सिमिलरली जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, मालिक हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन बाकी एजेंट जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं या पार्टनर्स हैं उनके थ्रू किया गया कोई भी एक्ट प्रिंसिपल्स को, मालिक को भी बाइंड कर सकता है, बाउंड कर सकता है कि आपको लॉसेस मार्केट में बेयर आउट करने पड़ सकते हैं। सो हियर आर द सम फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स थे। इसके बाद मैं आपको राइट समझा रहा हूँ पार्टनरशिप के। सो हियर आर द सम ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। That every partner has a right to share profit and loss with the other partners in the agreed ratio. हर पार्टनर के पास एक राइट होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा दूसरे पार्टनर्स के साथ। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट ऑफ फर्म। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि फर्म के मैनेजमेंट में वो प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने डिस्कशन कर सकता है, वो अपने सजेशंस दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि वो फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सके कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और वो उनकी कॉपी भी ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ ऑफ अ न्यू पार्टनर एडमिशन। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि किसी नए पार्टनर को अगर दूसरे पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो एक पार्टनर भी उसको डिसअलाउ कर सकता है।
एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। हर एक पार्टनर को फर्म के अंदर से रिटायर होने का भी राइट है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नहीं, आपको एक नोटिस देना होगा कि मैं अपनी सर्विसेज को अब एंड करना चाहता हूँ। देन इट इज़ अ पार्टनर्स incurs expense or make payment on the behalf of the firm, he has a right to be indemnified by the firm। और मैंने आपको indemnify और गारंटी समझाया था, इसलिए indemnify यहाँ पर आ गया कि कोई भी पार्टनर फर्म के लिए, फर्म के behalf पर कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड करता है तो फर्म उसको गारंटीड indemnify करेगी जो भी उसने खर्च किया होगा। लास्ट